Hi all of you, Namaste and welcome back to our channel Pallavi Parihar this side. Wisdomful Wednesday के वीडियो में all of you are welcome. Wisdomful Wednesday का ये वीडियो और आज अपन बात करने वाले हैं, आज आपको समझाने वाली हूँ अनपेड सेलर का कॉन्सेप्ट. गाइस, अनपेड सेलर एक ऐसा टर्म है जिसे ना हम बहुत बार इस्तेमाल करते हैं अपना डे टू डे लाइफ में एंड स्पेसिफिकली द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में डिफाइन हुआ है. तो आज के वीडियो में मैं आपको यही समझाऊंगी कि अनपेड सेलर एग्जैक्टली होता क्या है, किस रेफरेंस में इसे डिफाइन करा जाता है, कब हम इस टर्म का इस्तेमाल करते हैं. तो ये हम समझेंगे और समझना शुरू करें उसके पहले आपको क्या करना है, आपको पता है आपको वीडियो को आखिर तक पूरा देखना है ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें बहुत अच्छे से. पूरा देखेंगे तभी समझ पाएंगे कि अनपेड सेलर एग्जैक्टली क्या होता है. और फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है फिर से, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके उस क्वेश्चन, डाउट या क्वेरी का रिवर्ट आपको दूँ. वीडियो को लाइक करना ना भूलना. और अगर और कोई टॉपिक है और कोई कॉन्सेप्ट है जिस पर आपको क्लैरिटी चाहिए, जो आपको समझ नहीं आ रहा एंड यू वांट मी टू मेक वीडियोस ऑन द सेम, तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मुझे बता सकते हो. सोशल मीडिया हैंडल्स का इंफॉर्मेशन भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से क्लिक करके आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हो और आपकी जो भी रिक्वेस्ट है, जो भी कॉन्सेप्ट्स है, टॉपिक्स है जो आपको समझने में प्रॉब्लम आती है और यू वांट मी टू मेक वीडियोस ऑन द सेम, यू कैन लेट मी नो अबाउट दैट. So let's start off with our wisdomful Wednesday video और समझना शुरू करते हैं कि अनपेड सेलर क्या होता है. The Sale of Goods Act 1930. थोड़ा सा इसका समझो इससे पहले कि अनपेड सेलर पे जाओ. उसे ज्यादा बेटर समझने के लिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में जानना जरूरी है. द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 फॉर योर इन्फॉर्मेशन पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही हिस्सा हुआ करता था. इनफैक्ट आपका पार्टनरशिप एक्ट भी. लेटर ऑन फॉर द ईज ऑफ कन्वीनियंस एंड अंडरस्टैंडिंग हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से मूवेबल गुड्स या प्रॉपर्टीज के सेल और उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को अलग करा और एक नया एक्ट बन गया द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. सिमिलरली पार्टनर्स और पार्टनरशिप के बिजनेस को रेगुलेट करने वाला पार्ट भी हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से निकाल के अलग करा और बन गया द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932. अब ये जो पूरा एक्ट है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट दैट्स एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया, ये एक्ट मूवेबल प्रॉपर्टीज पे एप्लीकेबल. इस एक्ट में डिफाइन भी करा गया है कि गुड्स में क्या क्या चीजें आती है. 3 अलग अलग क्लासेस भी दी गई है. वी हैव असर्टेन गुड्स, वी हैव अनअसर्टेन गुड्स. असर्टेन में भी हमारे स्पेसिफिक गुड्स होते हैं. वी हैव फ्यूचर गुड्स, वी हैव कंटिंजेंट गुड्स. बहुत क्लियरली डिफाइन करा गया है और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टीज पर ये एक्ट एप्लीकेबल होता है. अब भाई गुड्स होंगे तो परचेज सेल भी होगा और परचेज सेल होगा मतलब परचेजर भी होगा और सेलर भी होगा. परचेजर जो गुड्स खरीदेगा और सेलर गुड्स बेचेगा. और जब परचेजर गुड्स खरीदेगा तो पेमेंट देगा और सेलर गुड्स बेचेगा तो पेमेंट लेगा. और जो यदि उस सेलर को पेमेंट नहीं मिला तो क्या होगा, तो वो अनपेड सेलर होगा. और अनपेड सेलर का कंसेप्ट यहीं से शुरू होगा. समझ आया? क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट? तो देखिए ये अनपेड सेलर कौन है ये समझने की कोशिश करते हैं, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि अनपेड सेलर की परिभाषा हमें एक्ट में क्या दी गई. आइए बच्चों जरा ध्यान से देखिए, अपना कॉपी पेन साथ में रखिएगा और नोट डाउन भी करते जाइएगा ताकि आपके पास सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इकट्ठे हो जाए 15 मिनट के इस वीडियो के बाद. देखिए सेक्शन नंबर 45 पे जब भी अपन जाते हैं ना, सेक्शन नंबर 45 की बात कर रही हूं मैं ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट. द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का सेक्शन नंबर 45 अनपेड सेलर को डिफाइन करता है और कहता है कि अनपेड सेलर कोई भी सेलर तब है, एनी पर्सन एनी सेलर इज डीम्ड टू बी एन अनपेड सेलर. मान लिया जाएगा. डीम का मतलब क्या बोलते हैं अपन भाई? डीम का मतलब होता है कि वो, हिंदी में लिख रही हूं मैं ताकि आपको ध्यान रहे, मान लिया जाएगा. उसको हम मान लेंगे, मान लिया जाएगा. मैंने यह लिख दिया. सेकंड जाएगा. सेकंड लेट्स मेक अप दिस करेक्शन. उसे मान लिया जाएगा. क्या मान लिया जाएगा भाई? अनपेड सेलर मान लिया जाएगा. बट कभी माना जाएगा? पहला इंस्टेंस. पूरा का पूरा प्राइस जो सेल ऑफ गुड हुआ है, उसका जो प्राइस है, गुड्स का जो वर्थ है, पूरा का पूरा प्राइस हैज नॉट बीन पेड. पहला पार्ट डेफिनेशन का. या फिर द होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड और टेंडर्ड.
ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया, या तो पे नहीं करा या दिया नहीं गया है। एंड दूसरा पार्ट हमसे कहता है द सेलर हैज एन इमीडिएट राइट, क्योंकि पेमेंट नहीं दिया है, होल ऑफ द प्राइस इज नॉट बीन पेड, तो सेलर हैज एन इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन फॉर द प्राइस। मानो मैंने आपको कोई गुड्स बेचा, उसका कीमत है 100 रुपया, अब आपने मुझे वो 100 रुपया पूरा का पूरा, होल ऑफ द प्राइस इज नॉट बीन पेड, एंड दिस मीन्स अगर पार्ट पेमेंट हो चुका है तो अनपेड सेलर नहीं मानेंगे, आपको पार्ट पेमेंट में नहीं मानेंगे। होल ऑफ द प्राइस इज नॉट बीन पेड और टेंडर्ड, एंड ओइंग टू दिस, ऐसा होने के कारण ना उस सेलर को इमीडिएट एक्शन लेने का अधिकार मिल जाता है। इमीडिएट एक्शन क्या होता है? वो उसके राइट्स होते हैं, जो ठीक नीचे सेक्शन 46 से शुरू होते हैं, 46, 47, 48, 49, 50, खूब सारे राइट्स दिए। मैं बताऊंगी आपको उन राइट्स के बारे में शॉर्ट में, बाकी डिटेल दूसरे वीडियोस में। तो क्योंकि उसको पूरा का पूरा प्राइस नहीं पे करा गया ना भाई, तो उसे इमीडिएट राइट मिल जाता है, इमीडिएट राइट मिल जाता है एक्शन लेने का। क्या होगा वो एक्शन, वो हम कुछ देर में समझ। और दूसरा पार्ट आपसे इसी डेफिनेशन का कहता है कि कोई भी व्यक्ति अनपेड सेलर तब भी होगा जब भी कोई बिल ऑफ एक्सचेंज या कोई भी दूसरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे प्रॉमिसरी नोट या हुंडी बनाया गया था और सेलर को वो दिया गया एज कंडीशनल पेमेंट, और the condition on which it has been received could not be fulfilled by the reason of dishonor of the check or of that bill of exchange or negotiable instrument। भाई कोई बिल ऑफ एक्सचेंज, कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया और आपको बोला कि सेल के बदले में, मतलब ये कंडीशनल पेमेंट के बदले हम दे रहे हैं कि हम आपको ये देंगे, 3 महीने बाद इसका पेमेंट दे दिया जाएगा। आप but the condition which was like the condition on which it was received could not be fulfilled, और वो क्यों पूरी नहीं हो पाई? क्योंकि वो बिल ऑफ एक्सचेंज या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो। तो अब आप क्या हो गए? आप एक अनपेड समझे? सेक्शन 45 का सबसेक्शन 1 बहुत सिंपल सा सेक्शन है और 2 पॉइंट में समझा देता है कि अनपेड सेलर कोई भी व्यक्ति सेल ट्रांजैक्शन में तब माना जाता है जब भी होल ऑफ द प्राइस, 4 इंपॉर्टेंट मुख्य बिंदु हैं जो आपको ध्यान रखना है, जो मैंने यहाँ पॉइंट नंबर भी डाल दिए। पहला, होल ऑफ द प्राइस इज नॉट बीन पेड। दूसरा, owing to this you have a right of immediate action on the goods। तीसरा, some bill of exchange or negotiable instrument was being drawn as conditional payment। और चौथा, the instrument has been dishonored owing to which the condition could not be fulfilled। पर्सन क्या हो गया? सेलर हो गया। और बस यही तो अनपेड सेलर का डेफिनेशन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है डेफिनेशन में। हाँ, पर मैं आपको बोली थी कि ये जो इमीडिएट राइट आपको मिलता है ना, ये इमीडिएट राइट के बारे में जरूर मैं आपको बताऊंगी, बट डेफिनेशन में बस इतना ही है। और ये जैसे हमारा इमोजी बड़ा कूल सा चश्मा लगा करके कूल है, आई बिलीव आप भी वैसे ही कूल हो चुके होंगे अब तक उधर, क्योंकि अनपेड सेलर का डेफिनेशन आप समझ चुके। बस हाँ, क्विकली मैं आपको ये जरूर बता देती हूँ कि इस अनपेड सेलर के पास राइट्स क्या होते हैं, जो नीचे सेक्शन 46 से शुरू हो जाते हैं इमीडिएट एक्शन के। हमारा एक्ट ना अनपेड सेलर को 3 अलग कैटेगरी के राइट्स देते हैं। There are 3 rights that the unpaid seller may have. Notwithstanding that the property in the goods have been passed to the buyer। Notwithstanding का क्या मतलब होता है बच्चों? Notwithstanding एक वो लीगल फ्रेज है जिसका मतलब होता है बिना कंसिडर करे। बहुत छोटा सिंपल सा लॉजिक बताती हूँ आपको, that I have told many a times during the classes as well to understand how notwithstanding is, क्योंकि कई बार लीगल टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है ना, तो notwithstanding मतलब भाड़ में जाए। It's very simple to remember the exact meaning, notwithstanding, without consideration, ये अंग्रेजी में बोलेंगे, और अपना शुद्ध हिंदी में अपना बहुत ही शानदार से हिंदी में हम बोलेंगे भाड़ में जाए। तो भाई भाड़ में जाए वो फैक्ट कि प्रॉपर्टी गई है या नहीं गई है, नॉट विथ स्टैंडिंग वेदर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स, प्रॉपर्टी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पोजेशन, प्रॉपर्टी इन द गुड्स मे हैव पास्ड टू द बायर। नॉट विथ स्टैंडिंग दैट फैक्ट, अनपेड सेलर के पास 3 अलग अधिकार। सबसे पहला अधिकार जो इसके पास होता है वो लीन एक्सरसाइज करने का होता है। लीन एक्सरसाइज कर सकता है, और ये सिर्फ तब करता है फॉर दैट प्राइस दैट हैज नॉट बीन पेड टू हिम, जब उसके पास पोजेशन है। तो मानो मैंने ये गुड्स आपको बेचा,
अब आपने प्राइस पे नहीं करा, लेकिन ये गुड्स अभी तक मेरे पास से निकले नहीं थे आपके पास आने के लिए, अभी तक ये गुड्स निकले नहीं थे आपके पास आने के लिए, अभी तक ये गुड्स मेरे ही पास थे, अब मैं इनको अपने ही पास रखूं, मैं इनको आपके पास जाने ही नहीं दूंगी, जाने ही नहीं दूंगी। I am in the possession of this good. I have sold it to you, but still I am having the possession. और आपने ना पेमेंट नहीं दिया, मैं अनपेड सेलर मान ली गई, तो so as to recover that price, I can exercise lien on the good to recover the price. ये मेरे पास पहला अधिकार। What if ये मेरे पास से निकल के आपके पास जा चुका है, मतलब जा चुका है, पहुंचा तो नहीं था, कहीं ना कहीं रास्ते में था, रास्ते में था। आई हैव पार्टेड विद द पोजेशन, मैंने अपने पास से इसका पोजेशन छोड़ दिया था। आई हैव पार्टेड ऑफ विद द पोजेशन बट इट वाज स्टिल नॉट रिसीव्ड बाय यू। इट वाज इन ट्रांजिट, बीच में था भाई, बीच में। आप उधर बैठे, मैं इधर बैठी हूँ, ये मेरे पास से तो निकल गया लेकिन आपके पास तक पहुंचा नहीं है, पहुंचा नहीं है, ये बीच में है, ये ट्रांजिट में है, तो मैं उसको वहीं रोक लूंगी। यहाँ 3-4 छोटे-छोटे बारीक-बारीक पॉइंट आते हैं। I as a seller have parted with the possession. You as the buyer have not yet received the possession. Goods are in transit. और रास्ते में तो किसके पास है? बीच में झूल रहे क्या? हाँ, एक्चुअली बीच में झूल रहे, बट आपके हाथ में भी नहीं, मेरे हाथ में भी, वो कैरियर या बेली के पास, उस एजेंट के पास है जो कि आपके बिहाफ पर गुड्स मेरे से ले जा चुका, जिसे मैंने आपके बिहाफ पर गुड्स दे दिए हैं, वो मर्केंटाइल एजेंट के पास ये गुड है रास्ते में। So I have parted, you have not received, it is with the bailee or the agent or the carrier in transit. And importantly, you as a buyer has been declared as insolvent. भाई अब आप इंसॉल्वेंट हो गए, यानी मुझे पैसा मिलने के चांस नहीं है, हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले, क्यों मैं आप तक ये गुड्स पहुंचने दूं? मैं ये जहां रास्ते में थे अब इनको वहां रोक लूंगी, पहले ये मेरे पास थे तब मैंने इनको रोक लिया था लीन एक्सरसाइज करके, क्योंकि तब पोजेशन मेरे पास था। अब पोजेशन मेरे पास नहीं है, आगे बढ़ चुकी है, लेकिन मैं इनको रास्ते में भी रोक सकती हूँ, क्यों? क्योंकि आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुके, तो ये अधिकार मेरे पास होता है। और तीसरा जो अधिकार है वो अधिकार होता है अ राइट टू रीसेल। मैं उन गुड्स को किसी और को रीसेल कर सकती हूँ, बट भाई उसके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं और वो रेस्ट्रिक्शंस आगे के सेक्शन में कवर। तो ये 3 मुख्य अधिकार अनपेड सेलर को मिलते हैं और सेक्शन 45 का सब सेक्शन 1 अनपेड सेलर को कुछ इस तरह से परिभाषित करता है जैसा कि मैंने आपको बताया। और बस अनपेड सेलर इतना ही होता है। इतना ही आज के वीडियो में भी है, अनपेड सेलर का कॉन्सेप्ट समझाना और उसके राइट्स का एक ओवरव्यू आपको देना। ये मेरा उद्देश्य था इस विजडमफुल वेडनेसडे का। और आगे के कुछ वीडियोस में फिर मैं इन राइट्स के बारे में भी आपसे बात करूंगी और उसे वहां पर कवर। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह से इस चैनल पर, इस पेज पर बने रहें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो काहे का इंतजार कर रहे, किसका इंतजार करिए, झट से चैनल सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन पे प्रेस करिए ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशंस ना हो पाए। अगले वीडियो में जल्दी आपसे मिलूंगी। खूब ध्यान रखिए, आगे बढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए। नमस्ते।